नमस्कार दोस्तों, मैं पन्नाराम चौधरी हाल ही भूगोल व्याख्याता से नवचयनित आप सभी का अपने आपकी और अपनी क्लासेज सरोकार क्लासेज ऐप पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपन ने एक सीरीज शुरू की थी ज्योग्राफी के लिए विशेष डिमांड पर, जिसके अंदर अपन ने बात शुरू की थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय के बारे में। और उसके तहत अपन ने पिछली क्लास से उसमें ये पढ़ा था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन कौन से स्रोत है, और उससे आगे की जो संरचना है उसकी संरचना कौन कौन से भाग है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। लेकिन मेरी हमेशा एक हैबिट रही है कि जब भी नया टॉपिक जब आप शुरू करो तो उससे पहले का जो है उसका थोड़ा सा आप ऊपर से एक ओवरव्यू दिखा दो, ओवरव्यू थोड़ा सा देख लेना चाहिए ताकि आगे वाली क्लास में एक रिदम बना रहे। क्योंकि क्लास की आप जब डिसकंटिन्यूटी हो जाती है, कंटिन्यूटी टूट जाती है, तो बीच में आपका रिदम नहीं बनता है। तो हल्के से 2 मिनट के लिए आप अपने जो जिस मोबाइल में या लैपटॉप में देख रहे हैं उसकी स्पीड थोड़ी सी 1.5 या 2 की कर दीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा और एक रिदम है वो अपना बन जाएगा। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिएगा, अपन ने क्या था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत। टॉपिक तो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, लेकिन उसके बाद इसके स्रोत के बारे में अपन जानकारी प्राप्त की थी कि पृथ्वी की आंतरिक जानकारी प्राप्त यदि अपन करें कि पृथ्वी की आंतरिक भाग कैसा है तो उसकी जानकारी देने वाला स्रोत है कौन कौन। और इसके बारे में अपन ने ये देखा था कि 2 प्रकार के स्रोत अपन ने चर्चा की। एक तो थे प्रत्यक्ष स्रोत। कौन से? प्रत्यक्ष स्रोत। अब ये आप सोचेंगे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बार बार क्यों बता रहे हैं। तो दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम आपका आया वो और भूगोल के विद्यार्थी है तो पीछे के एग्जामों के पेपर आप देखिएगा, निम्न में से कौन सा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में सही कथन है। पहली बात तो ऐसा प्रश्न। दूसरा कि निम्न में से कौन कौन से कथन, कौन कौन से प्रत्यक्ष स्रोत है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी देते हैं। उसमें कूट भाषा में दिया हुआ होता है 1 2 3, 2 1 3, 1 3 4 इस प्रकार के। तो यहाँ पर मैं जो बातें लिख रहा हूँ वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, मैं शॉर्ट लिखूंगा, बहुत कम चीजें लिखूंगा, लेकिन वो लिखूंगा और जो पढ़ाऊंगा वो आप यदि याद कर लें तो किसी भी एग्जाम में आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आप भले पीछे के प्रश्न देख लेना या फिर कोई भी नई वैकेंसी आसपास हो उसके बारे में सर्च करके आप देख सकते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 प्रकार के स्रोत थे। एक तो प्रत्यक्ष स्रोत था और एक अप्रत्यक्ष स्रोत था। प्रत्यक्ष स्रोत के अंदर अपन ने क्या बात की थी कि प्रत्यक्ष स्रोत के अंदर याद करिए दोस्तों 3 प्रकार के स्रोत बात की थी अपन ने। एक तो सबसे पहला जो स्रोत था वो था खनन विधि, यानी कि जब खनन की प्रक्रिया होती है तो खनन के द्वारा जो चट्टानें मिलती है उन चट्टानों के अध्ययन से कुछ किलोमीटर की या कुछ मीटर तक की गहराई के बारे में चर्चा अपन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि 100 मीटर, 200 मीटर या 1 किलोमीटर की गहराई तक की पृथ्वी की संरचना कैसी है वो चट्टानों के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद में अपन एक ड्रिलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी। आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको बताया था कि महासागर और महाद्वीपीय जो भाग है वहां पर एक वैज्ञानिक प्रवेदन परियोजना चलाई जा रही है, जिसके तहत जितने भी कोई कुएं वर्ग खोदे जा रहे हैं उसकी गहराई के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि उस गहराई में पृथ्वी का भाग है कैसा, तरल है, द्रव है या ठोस है, या वहाँ की जो चट्टान है वो अलग कैसे है, वहाँ का घनत्व कैसा है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। और ड्रिलिंग के माध्यम से अपन ने एक बात की जानकारी ये प्राप्त की थी कि इस भाग के अंदर ये आर्कटिक क्षेत्र, कौन सा? आर्कटिक महासागर। ये लो सभी, आर्कटिक महासागर कहाँ है? आर्कटिक महासागर इसके बारे में अपन एक मानचित्र के रूप में अलग से समझेंगे सारी चीजें, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसको देखिएगा। आर्कटिक महासागर एक क्षेत्र था, आपको याद मैंने करने को बोला था, कोला क्षेत्र। कौन सा? कोला क्षेत्र था, जहां पर अब तक का सबसे गहरा कुआं लगभग 12 किलोमीटर तक का खोदा गया है। ये बात मैंने आपको बहुत अच्छे से याद करने के लिए बोला था। इसके बाद में तीसरी जो प्रक्रिया है वो थी ज्वालामुखी। कौन सी थी? ज्वालामुखी थी, ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी वाली प्रक्रिया के अंदर मैंने आपको यह बात बताई थी कि आप पृथ्वी के आंतरिक भाग में यदि जाओगे तो आपको 200 से 400 मीटर की गहराई या कभी कभी आपको मिलेगा 200 से 700 मीटर तक की गहराई, 200 से 700 मीटर तक की गहराई या कभी कभी 200 से 400 मीटर तक का भाग मिल सकता है। इस भाग के अंदर पृथ्वी का ये जो जोन है बहुत कमजोर जोन है। अब आप कहोगे कि सर ये कमजोर जोन क्यों है? क्योंकि तरल अवस्था में है। यहाँ पर जो चट्टानें मिलती है वो प्लास्टिक के जैसी तरलीय भाग में या इस प्रकार की गूंथी हुई एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यानी कि पूर्ण रूप से ठोस भाग में नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा अपन आगे चर्चा करेंगे, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन इस भाग में तरल अवस्था में है और इसको कहते हैं दुर्बलता मंडल या निम्न वेग का मंडल, या फिर भूगोल की भाषा में आप नाम दो तो इसको कहते हैं एस्थेनोस्फीयर।
एस्थेनोस्फेयर। ध्यान रखिएगा, एस्थेनोस्फेयर और लिथोस्फेयर में फर्क आपको पता होना चाहिए। लिथोस्फेयर का मतलब होता है स्थल मंडल, एस्थेनोस्फेयर का मतलब होता है दुर्बलता मंडल। लिथोस्फेयर यहाँ से 200 किलोमीटर तक की जो जानकारी है, वहां तक की जो भाग है उसको कहते हैं, जबकि 200 से 400 किलोमीटर तक का जो भाग है या 700 किलोमीटर तक का भाग है, इसको अपन एस्थेनोस्फेयर दुर्बलता मंडल कहते हैं। अब ये तरल अवस्था में है। जैसे ही इस भाग से चट्टानें एक दूसरे से दूर हटती है, अपने को पता है कि पृथ्वी जो है पूरी पूरी प्लेटों से, इस मतलब कुछ 7 बड़ी और 20-21 छोटी प्लेटों से निर्मित है, और ये प्लेटें एक दूसरे से गति करती रहती है। गति या तो एक दूसरे से टकराएगी, या एक दूसरे से ऊपर नीचे घर्षण करती है, या फिर एक दूसरे से दूर हटेगी। अपसारी, अभिसारी, रूपांतरित 3 प्रकार की गतियां होती है। उसके बारे में आगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बात करेंगे। जब ये इस भाग से प्लेटें एक दूसरे दूर जाती है तो ऊपर का भाग कमजोर हो जाता है। जैसे ही कमजोर होगा, नीचे के जो गैस के रूप में भाग बना वो बाहर आने की कोशिश करेगा, और जब ये बाहर आता है तरल पदार्थ, तो बाहर आके इस सतह के ऊपरी भाग में जमा हो जाता है। अब आप कहोगे वो गर्म पदार्थ जमा क्यों होता है, तो ध्यान रखिए कि दोस्तों 700 किलोमीटर तक की गहराई का है, इसका मतलब तापमान वहां का बहुत ज्यादा है। जब उच्च तापमान वाला भाग बाहर आएगा तो बाहर का तापमान तो अपने को पता है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस के बीच में है। अब इतने छोटा सा ताप, उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो वो जो गर्म भाग है वो इस ताप के अंदर आके जमना शुरू हो जाएगा। तापमान कम है, तापमान कम होती कोई विषय वस्तु क्या होती है, जमनी शुरू हो जाती है। जब ये बाहर जमना शुरू होगा तो पर्वत या पठार का निर्माण करेगा। अब पर्वत का कब होता है, पठार का कब, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि जब एक दरार के रूप में, खाई के रूप में ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तब उसका क्षेत्र बड़ा होता है तो वेग नीचे का जो भाग है वो ऊपर आता है, तो उसकी गति कम होती है, दाब प्रेशर कम होता है, तो पठार का निर्माण होता है। लेकिन यदि कोई एक बिंदु के रूप में कोई एक बिंदु कोई ऊपर हो, उसमें से यदि कोई लावा वगैरह निकलता है तो बहुत ऊंचाई तक जाता है, उसका वेग या प्रेशर बहुत तेज होता है, ऊंचाई पर जाने का पर्वत का निर्माण करता है। इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। तो इस भाग से 700 किलोमीटर या 400 किलोमीटर तक का जो भाग है, इस भाग से जो लावा या मैग्मा के रूप में ऊपर का भाग आता है, इससे भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। ध्यान ये रखना कि ज्वालामुखी जो जानकारी मिलती है वो सिर्फ 700 किलोमीटर या 400 किलोमीटर तक की जानकारी मिलती है, और उससे ये पता चल जाता है कि पृथ्वी के भीतर एक ऐसा भाग है जहां पर तरल अवस्था में पदार्थ पाए जाते हैं। क्योंकि यदि तरल अवस्था में कोई पदार्थ नहीं होता तो लावा और मैग्मा का निर्माण होता कैसे, ये कैसे आती, ये तो प्रत्यक्ष स्रोतों में था। अब अपन बात करते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत देखिएगा, अप्रत्यक्ष स्रोत, इसके बारे में देखिए। अप्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में मैंने आपको 3-4 मुख्य बातें आपको बताई थी, और आपको कहा था एक तो होता है तापमान, तापमान के अलावा अपन ने ये पढ़ा था घनत्व, ये भी जानकारी देते हैं, और तीसरा होता है दबाव। और इसके बारे में अपन ने ये बात की चर्चा की थी, जो तापमान है, तापमान है गहराई में जाने पर बढ़ता है। गहराई में बढ़ने की दर भी अपन देखेंगे, जैसे पृथ्वी की गहराई पर आप जाते हो तापमान बढ़ता है, और बढ़ने की दर है आपकी 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 32 मीटर आप गहराई पर जाओगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि यदि 100 मीटर की गहराई पर आप पृथ्वी के 100 मीटर गहराई पर जाओगे तो आपको 3 डिग्री सेल्सियस तापमान है जो बढ़ेगा, 3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। इस हिसाब से गहराई में जाने पर तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ा क्यों, ये भी अपन ने चर्चा की। तापमान बढ़ने का कारण अपन ने ये देखा था कि आप गहराई पर जाते हैं तो 8 किलोमीटर तक के भाग में, किस तक, ये सारी चर्चा अपन कर चुके हैं, इसलिए इसको आप बहुत स्पीड से देखिएगा, रिवीजन हो जाएगा। 8 किलोमीटर तक की गहराई का जो भाग है, उस भाग के अंदर अपन ने ये देखा था कि यहाँ पर कोई विशेष प्रकार की चट्टानें, ग्रेनाइट और बेसाल्ट की चट्टानें मिलती हैं, और उन चट्टानों के अंदर रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व कौन से, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, बेरिलियम है, जिर्कोनियम है, ऐसे कुछ तत्व होते हैं जो उन चट्टानों में पाए जाते हैं। और उन तत्वों या उन जो ये तत्व होते हैं, इनकी विशेषता होती है कि जिस भाग में ये रहते हैं उस भाग में अपने आप स्वतः ऊष्मा का उत्सर्जन करते रहते हैं। जब स्वतः ऊष्मा को उत्सर्जन करेंगे तो इस भाग का तापमान बढ़ जाएगा। यानी कि ये जो दर है 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस, ये 8 किलोमीटर तक की दर है। इसके बाद में इसकी दर है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। हालांकि नीचे वाले भागों के अंदर ये तत्व कम पाए जाते हैं, लेकिन घर्षण की प्रक्रिया मैंने आपको उस टॉपिक में बहुत अच्छे से समझाया, और दबाव की प्रक्रिया, इन दोनों की वजह से तापमान है वहां पर भी बढ़ता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि घटती हुई दर के साथ तापमान बढ़ता है। दूसरा ये भी बताया कि घनत्व, आपको ये भी पता है कि एक चट्टान, दूसरी चट्टान, फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, इस प्रकार की चट्टानें आप एक
दूसरे चट्टान के ऊपर रखते जाओगे तो जो सबसे नीचे चट्टान होगा उसका घनत्व तो अधिक होगा, क्योंकि उसके ऊपर दबाव ज्यादा आ रहा है, जबकि ऊपर वाले भाग है उसका घनत्व तो कम होगा। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि पृथ्वी की गहराई पर जाने पर बहुत विशेष प्रकार की विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं, तो सबसे ऊपर का भाग है इसका घनत्व तो कम होगा, मध्य का भाग उससे ज्यादा होगा, जबकि कोर वाला भाग है इसका घनत्व तो बहुत ज्यादा होगा। और अपन ने यह भी चर्चा की कि ये ऊपरी वाला जो भाग है इसका लगभग घनत्व होता है वो 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। मध्य वाले भाग में जाओगे तो आपको लगभग 5 ग्राम प्रति घन सेमी इस प्रकार से मिलेगा। और आप आंतरिक क्रोड के रूप में जाओगे तब आपको यहां पर 11 से 13 कितना 11 से 13 ग्राम घनत्व मिलेगा। अब विद्वानों की यह बात पच नहीं रही है कि ऊपरी भाग में तो घनत्व इतना, लेकिन यहां पर अचानक घनत्व कैसे बढ़ गया। तब उन्होंने इसका आकलन किया और पता लगाया कि इसका घनत्व अधिक क्यों हो सकता है। तब भूकंप वैज्ञानिक तरंगों के माध्यम से, और दूसरा उन्होंने ये भी खोज की कि इसके बराबर, इस घनत्व के बराबर कौन सी धातुएं हैं। तब पता लगा तो लोहा और निकल 2 ऐसी धातुएं थी जिसका घनत्व इसके लगभग समकालीन है या समकक्ष है। तब उन्होंने ये कहा कि पृथ्वी के क्रोड के जो भाग है वो नीफे से बने हुआ है। नीफे का मतलब होता है निकल और फेरस, यानी निकल और लोहे से बना हुआ है। और इसका कारण जब बताया तो उन्होंने कहा कि ऊपर वाला भाग है ये तो जो दबाव होता है इस दबाव की वजह से घनत्व तो बढ़ रहा है, लेकिन नीचे वाले भाग के अंदर केवल दबाव जो है इसकी वजह से इतना घनत्व तो नहीं हो सकता। तो क्या कारण हो सकता है? कारण ये है कि इस घनत्व के बराबर की कोई भारी धातुएं इस कॉर्नर के अंदर, इस क्रोड भाग में निवास करती है या इस भाग में रहती है। ये बातें अपन ने जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा अपन ने यह भी देखा था कि भूकंप विज्ञान की जो तरंगें आती है उसके माध्यम से सबसे सटीक और वैज्ञानिक जानकारी अभी तक की जो प्राप्त हुई है वो भूकंप विज्ञान सीस्मोलॉजी के द्वारा हुई है। सीस्मोग्राफ यंत्र है वो मापन करता है। पी तरंग है वो केवल ठोस से गुजरती है, एस तरंग है वो केवल पी तरंग है वो तीनों माध्यमों से गुजरती है, एस तरंग है वो केवल और केवल ठोस भाग से गुजरती है। जिस भाग से एस तरंग नहीं गुजरती इसका मतलब तरल अवस्था में है। और इस प्रकार से इसकी खोज जानकारी हुई। इसकी विस्तृत जानकारी अभी मैं यहाँ इसलिए नहीं दे रहा कि भूकंप अपना एक बहुत बड़ा और विस्तृत और बहुत शानदार टॉपिक है, उसके अंदर इसकी विशेष चर्चा अपन करेंगे। तो ताप, दाब, ये, इसके अलावा उल्कापिंड की भी चर्चा की कि पृथ्वी की संरचना उल्कापिंड की एक जैसी संरचना है, गुरुत्वाकर्षण की, चुंबकीकर्षण की, ये सारे अप्रत्यक्ष स्रोतों के अंदर शामिल है। अब मैं एक पहले प्रश्न दे देता हूं आपको, आप सॉल्व करिएगा, उसके बाद में अपन उसकी चर्चा करते हैं आगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। प्रश्न 1 है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत, की जानकारी के अप्रत्यक्ष स्रोत, जानकारी के अप्रत्यक्ष स्रोत है। अप्रत्यक्ष स्रोत कौन से हैं? ऑप्शन ए ये कह रहा है कि भूकंप, ऑप्शन बी कह रहा है ज्वालामुखी, ऑप्शन सी कह रहा है गुरुत्वाकर्षण, और ऑप्शन डी कह रहा है दबाव एवं घनत्व। 4 ऑप्शन है। फिर ऑप्शन इतना ही नहीं, ये कहेगा सही कूट का चयन करो, सही कूट का चयन करो, सही कूट का चयन करो, सही कूट का चयन करो। अब सही कूट के अंदर मैं ऑप्शन 1 के अंदर दे देता हूं ए, बी एवं सी। ऑप्शन 2 के अंदर मैं दे सकता हूं अप्रत्यक्ष स्रोत है, दे सकता हूं ए, सी, डी। ऑप्शन तीसरे में दे सकता हूं केवल बी, और ऑप्शन 4 के अंदर मैं दे सकता हूं सी और डी। अब ये प्रश्न आपको करना है, उत्तर इसमें सोच समझ कर आपको करना है। अब अपन शुरू करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना है कैसी। तो दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अपन अध्ययन करें उससे पहले मैं जो चीजें बता रहा हूं एक चित्र बताऊंगा बहुत शानदार, उस चित्र के माध्यम से आपके सारे डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। अब आपको ये इस प्रकार के चित्र बताना है ऐसे। सभी चित्र से परिचित है।
जानते हैं आप ये चित्र क्या है, क्या कह रहा है ये। अब देखो, अब इसके बारे में क्या अपने को जानकारी प्राप्त करनी है। अपने को ये देखना है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी भाग, अब यहां तक का मैं 30 किलोमीटर की गहराई लेता हूं, ये 30 किलोमीटर का भाग है औसत रूप से 30 किलोमीटर। फिर मैं 30 किलोमीटर से एक भाग ले लेता हूं 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर के बाद मैं ले लेता हूं 5150 किलोमीटर, और उसके बाद मैं ले लेता हूं 6371 किलोमीटर। पहली बात तो आपको 4 डाटा याद रखने, यानी एक ऊपर का जो भाग है, यानी 1 2 3, मैंने 4 भागों में पूरी प्रॉपर्टी को विभाजित किया है। इस सबसे ऊपर वाला जो भाग है इसको तो कहते हैं क्रोड। क्या कहते हैं दोस्तों, इसका नाम है क्रोड, इसको हम कहते हैं क्रोड। सॉरी क्रोड नहीं, क्रस्ट, कोई शब्द भूल से निकल जाए तो माफ करना, क्रस्ट, या फिर हिंदी में हम इसको कहते हैं भूपरपटी, जिस पर अपन खड़े हैं वो ये भूपरपटी, पहली बात। दूसरा जो ये जो भाग है, ये जो भाग है इस भाग को हम कहते हैं मेंटिल, वो कहते हैं मेंटिल। फिर जो तीसरा भाग है इसको कहते हैं बाह्य क्रोड, को कहते हैं बाह्य क्रोड। अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा आप दोस्तों, बाह्य क्रोड, और इसको कहते हैं आंतरिक क्रोड। ये संरचना आपने क्लास 6 से पढ़ी होगी, आंतरिक क्रोड बहुत सरल है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 1 या 2 प्रश्न हमेशा आते हैं, लेकिन बहुत सिंपल है यदि इसको सही वे में आप समझो तो। अब देखिए इधर, अब जो ऊपर वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, जो ऊपर वाला भाग है, इस भाग के बारे में 3 बातें हैं। इस ऊपर वाला जो भाग है क्रस्ट है, क्रस्ट का मतलब भूपरपटी। भूपरपटी कौन सी, एक तो जहां पर जिस भाग में अपन अभी खड़े हैं, जहां पर रेत बालू वगैरह मिट्टी है, एक तो वो भाग 5-7 किलोमीटर तक गहराई की असंगठित भाग है, जिसके अंदर चट्टानें संगठित रूप से नहीं पाई जाती, एक तो ये। इसके अलावा जिस भाग पर यह महाद्वीप पूरा का पूरा खड़ा है, यानी पर्वत है, पठार है, इसकी जो चट्टानें हैं नीचे की, एक तो वो भाग, और दूसरा महासागर की तली, तीनों भाग इस पर है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो सबसे ऊपर का भाग है ये मान लो 5-7 किलोमीटर तक का है, किलोमीटर आपको भी याद नहीं करना। ऊपर वाला जो भाग है इसको हम कहते हैं परतदार चट्टानें या अवसादी शैलों का भाग। तो ये तो है अवसादी परतदार चट्टान। क्या है, अवसादी परतदार चट्टान जो असंगठित है, जिस पर अपन अभी खड़े। इसके नीचे वाले भाग में यदि आप जाओगे तो ये एक और दूसरा भाग मिलेगा, इसको हम कहते हैं ग्रेनाइट चट्टानों का भाग। किसका, ग्रेनाइट चट्टानों का भाग। और इसके तीसरे वाला जो भाग है इसको हम कहते हैं बेसाल्ट चट्टानों का भाग। यानी कि 30 किलोमीटर की जो ऊपरा भाग है क्रस्ट, अब मैं इसको थोड़ा सा अलग लेके आपको समझा देता हूं। 30 किलोमीटर तक का ऊपर का भाग, ध्यान रखिएगा, ये 30 किलोमीटर तक का भाग है। इस भाग ये है ना, ये 30 किलोमीटर है। अब इस 30 किलोमीटर को कैसे समझना है कि जो ऊपर का भाग है, सबसे ऊपर का भाग, सबसे ऊपर का भाग है, ये तो है अपने अवसादी चट्टानों का भाग, जिस पर अपन खड़े हैं। असंगठित रूप से मिट्टी वगैरह, ये धूल कण वगैरह, मिट्टी वगैरह पाए जाते हैं, वो इसको अपन कहते हैं परतदार चट्टान। कैसी है, परतदार चट्टान। इसके नीचे आप यदि जाओगे तो इस भाग के अंदर आप जाओगे तो ये तो है, फिर ये है महाद्वीप का भाग, ग्रेनाइट चट्टान। और इससे भी नीचे यदि आप जाओगे तब आपको मिलेगी बेसाल्ट चट्टान। अब आपको ध्यान क्या रखना है, इसकी गहराई 10, 20, 30 या आपको ध्यान नहीं रखना है। ध्यान अपने को यह रखना है कि जो चट्टानें अलग अलग आ रही, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब समझिएगा, अपन की सतह का सबसे ऊपरी भाग असंगठित है, इसको अपन कहते हैं परतदार चट्टान, अवसादी चट्टान एक। ओके, ये बात आपको समझनी। इससे थोड़ी सी गहराई पर जाओगे तो संगठित चट्टानों का पुलिंदा मिलता है, और उसमें विशेष रूप से ग्रेनाइट चट्टान है।
यानी आग्नेय चट्टानों का एक प्रकार है ग्रेनाइट चट्टान है। और जितने भी महाद्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं उन सारे महाद्वीपों की जो रचना हुई है वो इस ग्रेनाइट चट्टानों से हुई है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये महाद्वीपीय चट्टान है। कौन सी है? महाद्वीपीय चट्टान है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। और उसके नीचे आप यदि जाओगे तो बेसाल्ट चट्टान है। बेसाल्ट चट्टान का मतलब है जितनी भी महासागर अपने जितने को दिखाई दे रहे हैं उन महासागरों के नीचे की जो तली है वो सारी की सारी बेसाल्ट चट्टानों में मिलती है। यानी एक लाइन में ये कि महासागरों की तलहटी के नीचे वाला जो भाग है, महासागरों की जो तलहटी है उस तलहटी के अंदर ग्रेनाइट चट्टानें नहीं मिलती। ये लाइन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। महासागर की तली किससे निर्मित है? बेसाल्ट की चट्टानों से, क्योंकि इसका भाग नीचे है। महाद्वीपों की जो महाद्वीपों की संरचना वो किससे निर्मित है? ग्रेनाइट की चट्टानों से। अब आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे जैसे अपन ऊंचाई पर जा रहे हैं, जैसे एक तरफ पर्वत है, एक पठार है, एक मैदान है, एक सागर का तल है, आपको कोई पूछे कि नीचे की जो चट्टानें है वो मोटी किसकी है, अपने को स्वतः ये पता है कि जिसका भाग ज्यादा ऊंचा होगा उसकी नीचे की चट्टानें है धरातल की उतनी ही मोटी होगी। इसका मतलब मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो ऊपर का क्रस्ट या भूपर्वत का जो औसत भाग है उसकी गहराई तो औसत रूप से 30 किलोमीटर है, लेकिन इसके अंदर जो महाद्वीपीय भाग है, महाद्वीपों की क्रस्ट बहुत मोटी है, जबकि महासागरियों की जो क्रस्ट है वो बहुत छोटी है। महाद्वीप जो है, महाद्वीपों की क्रस्ट स्थल भाग है पूरा, और स्थल भाग के नीचे मोटी क्रस्ट ग्रेनाइट की पाई जाती है, जिसकी औसत जो चौड़ाई है वो लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है। यानी महासागरों के अंदर, सॉरी महाद्वीपों के नीचे की जो चट्टान है जिस पर महाद्वीप निर्मित हुए हैं उसकी चौड़ाई या मोटाई यदि अपन कहें तो लगभग 50 किलोमीटर है। जबकि महासागरों की तली आप देखोगे तो महासागरों के अंदर अपन जाएंगे तो बहुत नीचे गहराई पर जाते हैं। गहराई पर जैसे जाएंगे वैसे वैसे चट्टान है उसका जो नीचे की चट्टान है वो वैसे पतली होती जाएगी। अब आप भी सोचो, एक समुद्र के किनारे अपन है और समुद्र के किनारे से गहराई पर जाएंगे तब तक स्थल भाग की तो चट्टानें अपने साथ में ही हैं, तो उसकी चौड़ाई है मोटाई वो तो बढ़ती जाएगी, लेकिन सतह की जो महासागर है उसकी तली पर जाएंगे बहुत गहराई पर, ये लगभग 3 से 6 किलोमीटर गहराई पर जाते हैं। उसके बाद महासागर की तली शुरू होती है, महासागरीय नितल मैदान जिसको कहते हैं, वहां की तली शुरू होती है, तो उतनी तो उसकी चौड़ाई कम ही होगी। यानी अपन कह सकते हैं कि महासागरीय जो है इसको मैं कह सकता हूं ये महासागरीय है। ध्यान ये रखना है। अब आपको कोई ये पूछे कि महाद्वीप की परत मोटी है या चट्टानें मोटी है या महासागर की, तो अपने को पता है महाद्वीप यहां पर है, महासागर इस भाग में है, तो ये जो बीच का जो गैप दिखाई दे रहा है ये तो मोटी होगी। इसका मतलब स्थल भाग जो है या महाद्वीपीय भाग है उसकी परत तो मोटी है, जबकि महासागर की जो तली है उसकी परत छोटी है। तो एक लाइन में ये ग्रेनाइट की मोटाई अधिक है जबकि बेसाल्ट की मोटाई कम है। ग्रेनाइट की औसत मोटाई 50 किलोमीटर है, जबकि बेसाल्ट की औसत मोटाई है वो 5 से 10 किलोमीटर के आसपास ही है। अब एक और प्रश्न देता हूं कि एक आपके सामने पर्वत है, एक आपके सामने पठार है और एक मैदान है और एक सागर की तली है, या सागर की तली को छोड़ ही दो, स्थल भाग की बात चर्चा करते हैं। पर्वत, पठार और मैदान में से आपको कोई पूछे किसकी मोटाई, किसकी चट्टानों की मोटाई ज्यादा होगी, आप स्वतः बता दोगे कि पर्वत से जैसे जैसे नीचे आएंगे, पठार तक आएंगे, तब तक पर्वत और पठार के बीच की मोटाई है, फिर अपन और नीचे जाएंगे तो पठार और मैदान के बीच की मोटाई है, यानी कि पर्वतीय भाग है उसकी मोटाई या उसकी चट्टानों की मोटाई अधिक होती है, जबकि पठार के उससे कम होती है और मैदान की सबसे कम होती है। और सागरीय तल पर जाएंगे तो वो उससे भी गहरा है तो उससे भी मोटाई उसकी कम होगी। तो आपको एक लाइन ये ध्यान रखनी है कि महासागरीय, क्या याद रखोगे, महासागरीय परत की अपेक्षा, महासागरीय परत की अपेक्षा महाद्वीपीय परत या जिसको अपन कहे क्रस्ट की मोटाई अधिक होती है, मोटाई अधिक होती है। एक तो ये बात याद है, अधिक कितनी, महाद्वीप या जो कॉन्टिनेंट है उसकी मोटाई है लगभग 50 किलोमीटर मोटी परत है, जबकि जो ओशियन से महासागर है उसकी परत है वो 5 से 10 किलोमीटर तक की मोटी होती। ये बात एक तो ध्यान रखनी। दूसरी ये भी है कि यदि एक तरफ पर्वत है, ये मान लो पर्वत है और उस पर्वत के बाद में ये पठार है
और पठार के बाद में यदि कोई मैदान है तो अपने को ये पता है, फिर कोई पूछे कि बताओ परत किसकी मोटी है, तो अपने को ये पता है कि इसकी मोटाई ज़्यादा है, इसकी उससे कम है और इसकी और भी कम है, यानी कि जितना भाग स्थल का ऊंचा होगा उसकी मोटाई उतनी ही अधिक होगी। हिमालय पर्वत के नीचे की चट्टानों औसत मोटाई वह 70 किलोमीटर तक है, क्योंकि 7-8 किलोमीटर के ऊपर है और बाकी 60-62 किलोमीटर की इसकी गहराई है। उसके बाद पठार है और उसके बाद मैदान है। सबसे छोटी तलीय, सबसे जो संकरी पतली परत होती है वो महासागरीय तली की होती है। और ध्यान रखना, महासागरीय तली के नीचे जो चट्टानें मिलती है बेसाल्ट प्रकार की है, जबकि महाद्वीपीय भाग जो निर्मित है वो ग्रेनाइट की चट्टानों से निर्मित है। अब आपको एक बात घनत्व का दर, आपको ये पता है कि किसी भी प्रकार की चट्टानें होती है उसके अंदर विशेष प्रकार की धातुएं पाई जाती है। अब ये ग्रेनाइट वाला जो चट्टान है इसके अंदर मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम के तत्व पाए जाते हैं, जबकि बेसाल्ट चट्टान में आप जाओगे तो मुख्य रूप से आपको सिलिका और मैग्नीशियम के तत्व मिलते हैं, यानी कि दो तत्व अलग है। इसका मतलब इन चट्टानों के अंदर भार या इनका घनत्व भी अलग होगा। जैसे ही घनत्व अलग होगा तो पवन है जो तरंगे उसके बीच में P और S भूकंपीय तरंगे चलती है, उन तरंगों की गति के अंदर डिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा, उनका परावर्तन या अपवर्तन शुरू हो जाएगा। समान घनत्व, मान लो ये पैन है, इस पैन का घनत्व एक समान है और इधर से कोई इधर से कोई भूकंपीय तरंग आ रही है तो वो तरंग एक समान घनत्व सीधी सीधी जाएगी। लेकिन जैसे ही इस भाग का निप्पल वाला भाग है इसका घनत्व कम, बीच वाले भाग में घनत्व अधिक और आगे वाले में घनत्व और भी अधिक है, तो यहाँ पर घनत्व कम है तो स्पीड मंद होगी, फिर आगे स्पीड तेज होगी और धीरे धीरे उसकी आकृति में भी क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। वो इस रूप में जा रही थी सीधी सीधी, अब एक बार ऊपर होगी, एक बार नीचे होगी और धीरे धीरे उसकी आकृति है वो आवर्तन और परावर्तन और वृत्ताकार होनी शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों के बीच में घनत्व का डिफरेंस पाया जाता है और जिस भाग में घनत्व का डिफरेंस पाया जाता है उस भाग को एक व्यक्ति था उसने अलग कर दिया, उसका नाम आपको थोड़ा सा याद रखना है। और उसका नाम क्या था भाई, देखिएगा ये भाग, ये पूरा पूरा जो भाग है यानी कि महाद्वीप और महासागर, महाद्वीप या महासागर या ग्रेनाइट या बेसाल्ट एक ही बात है, तो इनके बीच को इसके बीच में एक घनत्व का अंतर पाया जाता है। ग्रेनाइट चट्टानों का घनत्व अलग होगा, बेसाल्ट चट्टानों का घनत्व अलग होगा। महाद्वीपीय चट्टानों के अंदर ठोस भाग अधिक है तो स्पीड से वो तरंगे चलती है, महासागरीय भाग है उसके अंदर थोड़ी सी मंद गति से चलती है। तो जो अंतर पाया जाता है घनत्व, इस घनत्व के अंतर की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था कॉनार्ड। क्या था? कॉनार्ड। ये बात आपको याद रखनी है। कॉनार्ड क्यों याद रखना है, ये है क्या, जब पृथ्वी की आंतरिक भाग में अपन जाते हैं तो यदि दो चट्टानें हैं, ऊपर वाला नीचे वाला, जैसे ही इन चट्टानों के घनत्व में अंतर आता है तो अंतर आते ही जो तरंगे जा रही है उन तरंगों की दिशा में डिफ्लेक्शन आ जाता है, आवर्तन या परावर्तन हो जाता है। जैसे ही परावर्तन आता है तो उसके बीच में जो कंटिन्यूटी है वो टूट जाती है। इसलिए जो दो चट्टानों के बीच में दो विभिन्न अलग अलग प्रकार की जो चट्टानें होती हैं उन चट्टानों में घनत्व को जो अंतर पाया जाता है उन घनत्वों के अंतर को कहते हैं असंबद्धता या अशांतता या इंग्लिश में वर्ड डिसकंटिन्यूटी, यानी कि जो एक समान घनत्व की कंटिन्यूटी थी वो टूट जाती है। जैसे ही टूटती है तो उसके बीच में डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है और सबसे पहले जो डिसकंटिन्यूटी है उसको कहते हैं कॉनार्ड। अब इसको अपन एक और बात समझ सकते हैं, ये पूरा जो क्रस्ट है या क्रोड है, जो क्रस्ट या भूपर्पटी है, इस भूपर्पटी को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक ऊपरी भूपर्पटी और एक नीचे की भूपर्पटी, ऊपरी क्रस्ट और नीचे का क्रस्ट। अब आपको कोई पूछे ऊपरी क्रस्ट किससे बना हुआ है, आपको सब पता है ग्रेनाइट से बना हुआ है। नीचे का क्रस्ट किससे बना हुआ है, बेसाल्ट से बना हुआ है। ऊपरी क्रस्ट किसका है, महाद्वीप का है। नीचे का क्रस्ट किसका है, महासागर का है। महाद्वीप और महासागर, ऊपर की क्रस्ट और निचली क्रस्ट दोनों का अंतर क्यों हुआ, अंतर हुआ उस चट्टानों में घनत्व के कारण जो अंतर उत्पन्न हुआ इसको डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और जो डिसकंटिन्यूटी है उसका नाम है कॉनार्ड डिसकंटिन्यूटी। सबसे पहले कॉनार्ड डिसकंटिन्यूटी, कॉनार्ड एक विद्वान था जिसने खोज की थी जिसको कॉनार्ड असंबद्धता या अशांतता ये कहते हैं। और इंग्लिश वर्ड याद रखना डिसकंटिन्यूटी, हिंदी में बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे, एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत क्लिष्ट है उसके वर्ड मिलेंगे, लेकिन कॉनार्ड डिसकंटिन्यूटी याद रखना। अब घनत्व के अंतर के कारण ये बात ध्यान रखना, आगे जैसी और समझेंगे भूकंप विज्ञान में बहुत अच्छे से इसको आपको समझ में आ जाएगा। ये आपके शायद समझ में आ गई होगी, इस भाग को ध्यान रखना। इस पूरे के पूरे भाग है, यदि औसत घनत्व की बात करें, किस पूरे भाग की, इस पूरे के पूरे यानी क्रस्ट वाला जो भाग है इसके घनत्व की बात करें तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कंप्लीटली तो है 2.7 से 2.9 ये घनत्व है इसका, लेकिन आपको याद ये रखना है कि लगभग 3 है, 3 से अधिक घनत्व नहीं है, 3 से एक आध पॉइंट कम हो सकता है, लेकिन लगभग 3 के आसपास है। ये अपन ने जो क्रस्ट का भाग है ऊपरी भाग उसके बारे में चर्चा की। अब ऊपर का भाग तो है परतदार, बीच का भाग है ग्रेनाइट, नीचे का भाग है बेसाल्ट।
ग्रेनाइट है, महाद्वीप है। अब ये तो अपन भूकंपीय जो तरंग है उसके आधार पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक विद्वान हुआ था एडवर्ड स्वेस ने इसके बारे में अलग बताया। उसने कहा 5 किलोमीटर तक ऊपर का भाग है वो सिलिकेटों का पाया जाता है, परतदार है, उसके बीच में ग्रेनाइट है जिसको उसने सियाल नाम दिया, और उसके नीचे सीमा है, सीमा का नाम दिया। इसके बारे में अलग चर्चा करेंगे बाद में। अब देखो इसके बाद में दूसरा देखो, अब देखो पहले अपन ने यह चर्चा की 30 किलोमीटर तक की, अब अपन चर्चा करते हैं 2900 किलोमीटर तक की। ठीक, अब इसको पहले आप देखो, अब इसमें देखो अपन ने ये बात की थी कि यहां पर ये जो ऊपरी और मध्य निचला क्रस्ट है, ये क्रस्ट है पूरा पूरा, और इस क्रस्ट के अंदर एक अपन ने डिसकंटिन्यूटी या असंबंधता, अशांतता की खोज की, और उसका नाम अपन ने बताया था कि कॉनार्ड डिसकंटिन्यूटी। कौन सी है? कॉनार्ड डिसकंटिन्यूटी। एक बात, ठीक, क्योंकि ऊपर वाला भाग ग्रेनाइट से बना है, नीचे वाला भाग ये जो दिखाई दे रहा है ये बना है बेसाल्ट की चट्टानों से। ऊपर वाला महाद्वीप है, नीचे वाला महासागर है। अब आप ये सोचो ये पूरा का पूरा क्रस्ट का भाग था। अब क्रस्ट से जैसे इस भाग में आते हैं तो ये भाग अपना कहलाता है मेंटल। क्या कहलाता है? मेंटल। और आपको ये पता है कि मेंटल इसका नाम अलग दिया गया है, इसका मतलब इसके अंदर घनत्व में, यहाँ की धातुओं में, यहाँ की वस्तु में कहीं न कहीं फर्क है, तभी तो इसका नाम अलग दिया, वरना 30 क्यों देते, 0 से 2900 किलोमीटर तक क्रस्ट कह देते। लेकिन नहीं, क्योंकि इस भाग में कुछ अलग है, इसका मतलब इस भाग का और इस भाग का घनत्व में फर्क है। दूसरी बात आपको ये भी पता है कि जैसे जैसे गहराई में जा रहे हैं वैसे वैसे घनत्व में वृद्धि हो रही है, क्योंकि ऊपर की चट्टानें वो धीरे धीरे नीचे वाले भाग पर दबाव डाल रही है, तो इस भाग की तुलना में इसका घनत्व अधिक होगा और इसकी तुलना में इस क्रोड वाले भाग का घनत्व अधिक होगा। लेकिन अब यहां पर देखिए इस भाग में ये जो भाग है ना, ये जो भाग है जिसको अपन 30 किलोमीटर माना है, ये भी तो अलग करता है ना एक भाग को, यानी कि क्रस्ट और मेंटल। पहले वाला भाग तो था ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, अब क्रस्ट और मेंटल अलग हो रहा है दोनों। देखो क्रस्ट ऊपर चला गया फिर मेंटल, और इनमें भी घनत्व के अंदर डिफरेंस है। तो ये जो भाग पाया जाता है इसको कहते हैं मोह असंबंधता। बहुत इंपॉर्टेंट है भूगोल में, ये इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 5 ऐसी डिसकंटिन्यूटी है, और पांचों डिसकंटिन्यूटी में सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो है मोह डिसकंटिन्यूटी। अब मोह डिसकंटिन्यूटी जितने प्रश्न बनते हैं उसके बारे में अपन धीरे धीरे चर्चा कर लेंगे। अब इसको देखिएगा थोड़ा सा, अब देखिए, अब इस 30 से 2900 किलोमीटर वाले भाग को मैं अलग भागों में विभाजित करता हूं। एक भाग तो मैं इसको कह लेता हूं 200 किलोमीटर तक का, ये 200 किलोमीटर तक गहरा है, पहली बात तो ये। और 200 के बाद मैं इसको कर देता हूं 700 किलोमीटर। कितना? 700 किलोमीटर। अब आपको क्रस्ट जो है उसको छोड़ दो और इस मेंटल वाले भाग में अपन आ जाते हैं। अब इसको थोड़ा सा अपन एक अलग रूप में ले लेते हैं। ये भाग है, और इस भाग को अपन ने क्या किया, 2-3 भागों में विभाजित कर दिया। सबसे पहले अपन ने ये कर दिया कि ये लो सा एक, ये 200 किलोमीटर तक का भाग है। 200 किलोमीटर के बाद में अपन कह दिए 700 किलोमीटर तक का भाग है, और 700 किलोमीटर के बाद में अपन कह दिए ये 2900 किलोमीटर तक का भाग है। अब यहां पर मजे की बात देखिए आप कि यहां पर जो ऊपर वाला भाग है ये तो है ठोस, ये तो ठोस है, ये आपको तरल अवस्था में मिलेगा और ये वापस ठोस अवस्था में मिलेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके संदर्भ में है? ये मेंटल के संदर्भ में है। मेंटल के संदर्भ में इस बात को आपको ध्यान रखना है। सबसे ऊपर ठोस, इसको मैं कह सकता हूं ये मेंटल का ऊपरी भाग है। कौन सा है? ऊपरी मेंटल कह सकता हूं ना, आप भी कह सकते हो ऊपरी मेंटल, जबकि इसको अपन कह सकते हैं मध्य मेंटल, और इसको अपन कह सकते हैं निचली मेंटल। अब आपको ये पता है ये तरल भाग है, और इस तरल भाग का नाम है स्टेनोस्फेयर। ये मैंने आपको पहले बताया था, स्टेनोस्फेयर। क्यों बताया था? क्योंकि यहां से ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। ये ऊपरी भाग ठोस है, और ठोस भाग से ऊपर अपन ने ये पढ़ा था कि इससे ऊपर क्या है?
क्रस्ट है, ये भी बात है। और क्रस्ट और ऊपरी ठोस जो भाग है इसकी, सॉरी मेंटल का ऊपरी भाग और क्रस्ट है, इसको जो अलग करता है उसको अपन कहते हैं मोह असंबद्धता या मोह डिसकंटिन्यूटी। तो मोह भी अपने को याद रखना है, मोह किसको अलग करता है, मेंटल का ऊपरी भाग और क्रस्ट का निचला भाग, सीधी सी बात है। दो शब्द, या तो क्रस्ट और मेंटल को अलग करें तो भी सत्य है, क्रस्ट का निचला भाग और मेंटल का ऊपरी भाग तो भी सत्य है, ये ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न आता है कि जो मेंटल है उस मेंटल का ऊपरी भाग कैसा, किस अवस्था में, ठोस है या तरल, तो ऊपरी भाग ठोस है, निचला भाग भी ठोस है, मध्य भाग तरल अवस्था में। और जो तरल अवस्था का भाग है, इस तरल अवस्था वाला भाग के अंदर ये जो तरल अवस्था भाग है इसको दुर्बलता मंडल या एस्तोनोस्फीयर कहते हैं, क्योंकि तरल भागों के अंदर मैंने आपको बताया जो भूकंपीय तरंगें आती है उनकी गति जो होती है वो तरल पदार्थ में कम होती है, ठोस भाग जो होते हैं उसमें अधिक होती है। तो यहाँ पर निम्न वेग का मंडल इसलिए कहते हैं कि भूकंपीय तरंगों की गति है वो यहाँ पर मंद गति हो जाती है चलते समय। अब देखिए ये भाग महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इस भाग से ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ये अपन ने पहले पिछली क्लास पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको मैग्मा चैम्बर कहा जाता है, क्योंकि मैग्मा का घर है, मैग्मा का बहुत बड़ा खजाना है, या ज्वालामुखी का घर भी अपन कहते हैं। और ये नीचे वाला भाग है ठोस अवस्था में। तो 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक का जो भाग है इसको 3 भागों में विभाजित किया, ऊपरी भाग ठोस, मध्य भाग तरल और निचला भाग ठोस। अब घनत्व कितना इस पूरे का देखिएगा, इस पूरे का आप घनत्व यदि देखोगे तब आपको लगभग 4.9 मिलेगा, या फिर अपन इसको कह सकते हैं लगभग 5 है घनत्व। कितना है, 5। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ऐसी सरल बातें आपको कहीं नहीं मिलेगी, 5 का घनत्व, ये बात ध्यान रखनी रह जाएगी। ध्यान, 2 बातें। अब ठोस तरल गैस एस्टेनोस्फीयर इसमें पाया जाता है। एक मजे की बात और है, देखिए अब इसके अंदर ये 30 और 200 किलोमीटर तक का जो भाग है ना, ये भाग यहां से मैं ऊपर से आया 200 किलोमीटर तक, ये 200 किलोमीटर तक, ये पूरा का पूरा 200 किलोमीटर तक का भाग है। ये इस 200 किलोमीटर तक का जो भाग है ये ठोस प्रकार का, कैसा है, ये ठोस है। और इस ठोस भाग को कहा जाता है लिथोस्फीयर। प्रश्न आता है कि लिथोस्फीयर की लंबाई या लिथोस्फीयर की गहराई कितनी है। लिथोस्फीयर 200 किलोमीटर तक पाया जाता है, यानी अपन जहां पर खड़े इससे 200 किलोमीटर तक जाते हैं तब तक ठोस भाग है, और उस ठोस भाग को कहते हैं लिथोस्फीयर। फिर अपन आगे, क्योंकि 200 भाग वाले इसके अंदर, अब प्रश्न आता है लिथोस्फीयर में क्या शामिल है। आपको यह भी पता है कि क्रस्ट जो है उसका भाग तो 30 किलोमीटर है, और 30 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक का जो भाग है वो है किसका, मेंटल का है, ऊपरी मेंटल का है और ठोस है। और स्थल मंडल क्या होता है, ठोस ही होता है। तो ऊपर का पूरा भाग ठोस और मेंटल का ऊपरी भाग ये भी ठोस, तो इस पूरे के पूरे ठोस भाग को कहा जाता है लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर के अंदर क्या शामिल है, लिथोस्फीयर में क्रस्ट भी शामिल है और ऊपरी ठोस जो भाग है मेंटल का, ऊपरी मेंटल भी शामिल है। तो ध्यान रखिएगा लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर को हिंदी में अपन कहते हैं स्थल मंडल है। क्या है, स्थल मंडल है, ये स्थल मंडल है। अब स्थल मंडल का मतलब, स्थल मंडल का मतलब है एक तो ऊपर का क्रस्ट था या भूप्रपटि थी, वो कितनी थी, 30 किलोमीटर तक थी, यानी 30 किलोमीटर तक का क्रस्ट का भाग जो ठोस था, और उसके बाद में आ जाता है ऊपरी मेंटल, मेंटल का कौन सा भाग, मेंटल का ऊपरी भाग, मेंटल का ऊपरी भाग, और ये ऊपरी भाग कितना है, 200 किलोमीटर तक है। तो ये 200 किलोमीटर तक का जो भाग है इस पूरे पूरे भाग को अंदर लिथोस्फीयर कहते हैं। प्रश्न आता है लिथोस्फीयर में शामिल है, क्रस्ट भी शामिल है और मेंटल का ऊपरी भाग शामिल है, दोनों शामिल है, केवल एक भाग शामिल नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात समझ गई। उसके बाद में देखो बीच में भाग, ये जो भाग है पूरा पूरा दुर्बलता मंडल का है, अपन ने देख लिया, और उसके बाद वापस ठोस की प्रकृति शुरू हो जाती है। अब इसमें भी अलग है 2 प्रकार के। यहाँ पर जो आप देखोगे सबसे पहले अपन ने विभाजन किया, उसको अपन ने कॉनार्ड नाम दिया। क्या नाम दिया, कॉनार्ड दिया। कॉनार्ड के बाद में इस भाग को जब अलग किया यहाँ से, तब अपन ने इसको मोह नाम दिया, मोह, मोह नाम दिया। फिर आप देखो, फिर इसमें नीचे आप आ जाओगे तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट का जो आधार है वो 700 किलोमीटर है, इसको इसका नाम दिया जाता है रैपिटी। यहाँ पर रैपिटी ने खोज की थी, तो ये जो है वो रैपिटी है। और उसके बाद में ये है 2900 किलोमीटर तक, और 2900 किलोमीटर के बाद का भाग है वो क्रोड का शुरू हो जाता है। हालांकि क्रोड के 2 भाग हैं, ये बाहरी ये क्रोड है। अब क्रोड और मेंटल के बीच में भी एक असमानता पैदा हो रही है, डिसकंटिन्यू हो रही है, तो इसका नाम पड़ गया गुटेनबर्ग। क्या हो गया, गुटेनबर्ग। ये मैं बहुत अच्छे से आपको अच्छे से समझा दूंगा, गुटेनबर्ग असमानता। इसके बाद में देखो
ये क्रूड वाला जो भाग है इसकी ये 5150 किलोमीटर तक है, एक तो इतना, इसको कहते हैं बाह्य क्रूड। आंतरिक और बाह्य क्रूड अलग क्यों किया? बाह्य क्रूड है वो तरल अवस्था में पाया जाता है। ये अपने को क्या पता, अपने को ऐसे पता चला कि जब भूकंपी तरंग वहां से आती है तो एस तरंग है वो तरल पदार्थ से नहीं गुजरती, और एस तरंग इस भाग से नहीं गुजर रही थी, इसको एस तरंगों का छाया क्षेत्र कहते हैं। जब एस तरंग यहाँ से नहीं गुजर रही है, इसका मतलब विद्वानों ने पता लगाया कि यहाँ पर तरल अवस्था का भाग है, नहीं तो वरना तरल भाग नहीं होता तो एस तरंग गुजरती, एस तरंग नहीं गुजरी, इसका मतलब ये क्या है, ये तरल अवस्था का भाग है। ये बात अपने को क्या करनी है, बहुत अच्छे से याद करनी है भाई, ये तरल अवस्था। और तरल अवस्था के बाद में ये भाग जो है वह ठोस है, ये भाग ठोस है, और ठोस भी बना हुआ किससे, इसको नीफे कहते हैं। क्या कहते हैं, नीफे। नीफे का मतलब है Ni+Fe, ये नीफे। इस नीफे का मतलब है निकल और फेरस, निकल और फेरस, ये निकल और ये हो गया फेरस। फेरस का मतलब लोहा। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, नीफे और लोहा पाया जाता है, सॉरी निकल और लोहा पाया जाता है, नीफे क्षेत्र है। एक बात ये जान गए, और दोनों के बीच में अब ये जो अलग हुई है तरल और ठोस की, यहां पर भी देखिए गुटेनबर्ग की जैसे जैसे बन रही है, इसका खोज की थी लेहमान ने, इसका मतलब यहां पर होगी लेहमान। अब ये तो चीजें होगी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में बहुत अच्छे से जानकारी। अब इसको मैं एक रूप में आपको ये बता देता हूं, मोटे रूप में, थोड़ा सा आप दोबारा देखिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगी। पहली बात तो पृथ्वी के अंदर कितनी परतें हैं, तो अपन ने ये जाना कि पृथ्वी के अंदर 3 परतें हैं मुख्य रूप से। कितनी हैं, 3, 1 और ये 3। ठीक, अब 3 के अंदर ये ऊपर वाला जो भाग है, इस भाग को तो अपन ने नाम दिया था क्रस्ट, या फिर मैं हिंदी में कह सकता हूं भूपरपटी, जिस पर अपन खड़े हैं, जो महाद्वीप बने हुए भूपरपटी। इसके बाद दूसरा भाग मैंने नाम दिया मेंटल, और तीसरे भाग का नाम है क्रोड, या कोर भी आता है, एक ही बात है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब ये जानकारी अपने को दे कौन रहा है, ऐसी 3 भाग है। मैंने पहले भी बताया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने का सबसे वैज्ञानिक स्रोत है भूकंपी तरंग। जब भूकंप पढ़ेंगे तब मैं आपको सीस्मोलॉजी अलग शिक्षा का पढ़ाऊंगा, उसमें ये सारी चीजें बताऊंगा। तो क्रस्ट या भूपरपटी, मेंटल और क्रोड, ये 3 भाग पाए जाते हैं। अब आपको ये पता है कि जैसे इस गहराई में जाते हैं वैसे वैसे घनत्व है वो बढ़ता जाता है। तो एक बात थोड़ी सी यहाँ ध्यान रखना, घनत्व है क्या और कितना पाया जाता है। ऊपर वाला जो भाग है क्रस्ट का, इसका घनत्व लगभग 3 पाया जाता है। हालांकि फिक्स डाटा मैंने बताया कि 2.7 से 2.9 ग्राम प्रति क्यूब सेमी पाया जाता है, लेकिन लगभग शब्द लगा के अपने को यह याद रखना है, लगभग 3 घनत्व। मेंटल का घनत्व कितना है, मेंटल का घनत्व है लगभग 5, लगभग 5, ये भी बात हो जाएगी। फिर आंतरिक क्रोड में आप जाओगे तो इस भाग में जाओगे तब आपको मिलेगा 13, जबकि यहां पर अपने इसका और विभाजन कर देते हैं। थोड़ा सा इधर देखिएगा, अब इसको चट्टानों के आधार पर, घनत्व के आधार पर अलग भागों में और विभाजित करते हैं। विभाजित कैसे करेंगे देखिएगा, एक तो मैं यहां से कर देता हूं इस भाग से, एक तो ये, एक मैं कर देता हूं यहां से, और एक कर देता हूं यहां से। 3 भागों में अपन इसको विभाजित कर देते हैं। और विभाजित करने के बाद देखिएगा, ये जो भाग है इसके ऊपर का मैं इसको लिख सकता हूं कि ये प्योर ग्रेनाइट से बना हुआ है, ठीक, और ये बना हुआ है बेसाल्ट से। हालांकि है ठोस, दोनों है, दोनों ठोस, लेकिन घनत्व में अंतर है। जब ये पाया जाता है तो इनके बीच में एक असमानता पाई जाती है। सबसे पहले भाग में उसका नाम है कॉनार्ड। क्या नाम है, कॉनार्ड। ये क्रम आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण आता है। गुटेनबर्ग असमानता किसके मध्य है, मोह असमानता किसके मध्य है, लेहमान किसके मध्य, और कॉनार्ड किसके मध्य, रेपेटी किसके मध्य। एक दूसरा अपन ने ये देखा कि ये भाग तो है ठोस, ठीक, यहां पर फिर आ जाता तरल भाग, और फिर नीचे वाला जो भाग है फिर ठोस आ जाता है, ये आ जाता है ठोस, ठीक। अब ये जो बीच का जो तरल वाला भाग है इसको तो अपन कहते हैं एस्टोनोस्फेयर। ये तो ठोस भाग है, इसको कहते हैं एस्टोनोस्फेयर, तरल भाग को। जब इसको एस्टोनोस्फेयर कहते हैं तो ये तरल भाग है, तो इससे ऊपर वाला जो भाग पूरा ठोस है। तो ये जो पूरा पूरा भाग है, इस जोन को अपन क्या नाम देते हैं,
इसको अपन नाम देते हैं लिथोस्फीयर, यानी कि ये पूरा पूरा स्थल खंड है। क्या है? स्थल खंड है, 200 किलोमीटर से ऊंचाई तक के भाग हो। और स्थल खंड के अंदर क्या शामिल है? एक ऊपरी प्रपटी शामिल है, यानी क्रस्ट शामिल है, और एक ऊपरी मेंटल शामिल है। दो बातें होगी। फिर देखो, ये बात तो होगी इतनी, क्रोड के अंदर ये तरल भाग में है, क्रोड में ये पड़ा, ये तरल में है, और ये वापस ठोस में है। तरल में है, इसका मतलब घनत्व तो कम है, इसका 11 है, जबकि इसका इतना है। अब देखिएगा, अब मैं सिर्फ और सिर्फ 5 जो कॉनार्ड वाली है वो बात बताता हूं। असमानता पांचों पहले देखो, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न वहीं से आता है। सबसे पहला, उसके बाद में ये, इसको मैं कह देता हूं 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर के बाद में भाग आता 2900 किलोमीटर। 29 किलोमीटर के बाद में आता है 5150 किलोमीटर, और ये आता है 6300। अब इसमें देखिए, अभी ऊपर वाला भाग है वो ठोस ग्रेनाइट का, ये बेसाल्ट का, तो इनको अलग करने वाली जो कॉनार्ड, जो असमानता है उसका नाम है कॉनार्ड। कॉनार्ड, कॉनार्ड के बाद अपन 30 किलोमीटर आएंगे तो ऊपर वाला भाग क्रस्ट का, नीचे वाला मेंटल का शुरू हो जाता है। तो मेंटल वाले भाग के अंदर यहाँ पर दूसरी और हो जाएगी जिसका नाम है मोह। मोह के बाद में आप आओगे तो यहाँ पर अपने एक और भाग मिलेगा 700 किलोमीटर की गहराई तक का, क्योंकि तरल और अलग करेगा उसको। इसका नाम अपन ले देते हैं रेपिटी। रेपिटी, रेपिटी के बाद में यहाँ 2900 किलोमीटर तक आओगे तब एक और अलग हो जाएगी। क्यों अलग हो जाएगी? क्योंकि ऊपर का मेंटल का भाग, नीचे का क्रूड शुरू हो जाएगा। इसको अपन कहते हैं गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग, और उससे बाद में आ जाओगे तो ये दो भागों को अलग कर रही है, क्रोड को अलग कर रही है, इसका नाम हो जाएगा लेहमा। तो एक तो ये आपको याद रखनी सबसे पहले। 5 डिसकंटिन्यूटीज है। परप्टी सबसे ऊपर भूपरप्टी क्रस्ट पाई जाती है, क्रस्ट को दो भागों में बांटने वाले कॉनार्ड। क्रस्ट के बाद में मेंटल शुरू होती है, मेंटल और क्रस्ट को विभाजित करने वाले मोह। फिर मेंटल जो है, उस मेंटल के भी दो भाग है, तरल और ठोस, उसको अलग करने वाली होती है रेपिटी। उसके बाद में क्रोड शुरू हो जाता है, क्रोड और मेंटल को अलग करने वाले भाग उसको कहते हैं गुटेनबर्ग। फिर लास्ट में क्रोड है, उसके भी दो भाग है, उसको अलग करने वाली हो जाती है लेहमान। तो यदि ये चित्र आपके दिमाग में है तो सारी चीजें हो जाएगी। चित्र के अंदर आप ये लिख सकते हो, ये 30 किलोमीटर है, ये 2900 किलोमीटर है, और यहाँ पर आप लिख दोगे 700 किलोमीटर तक का भाग है, ये 5100 है। अब आपको ये पता है कि ये तरल है, ये ठोस है, ये ठोस है, ये तरल है। इसके ऊपरी भाग के अंदर यहाँ पर और भी तरल ठोस है, ये भी ठोस है, ये भी ठोस है। और जो ठोस भाग है उसको अपन लिथोस्फीयर कहते हैं, और ठोस वाला भाग है 200 किलोमीटर तक। तो इस 200 किलोमीटर तक का ये जो पूरा पूरा भाग है 200 किलोमीटर तक, इसको अपन क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। इस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जो भूकंपीय तरंग है उसके आधार पर जो वर्गीकरण था उसके बारे में आज अपन ने विस्तार से चर्चा की। ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा आपको न तो कुछ भी चीजें याद करनी है, न पढ़ना है। जितनी चीजें मैं बता रहा हूं उतनी चीजें यदि आपने पढ़ ली, देखो कंपटीशन की तैयारी करने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। आवश्यकता से अधिक न पढ़ें और अनावश्यकता को छोड़ते जाएं, यानी आवश्यकता को न छोड़ें और अनावश्यकता को बहुत ज्यादा छोड़ें। ये दोनों खासियत आपके पास होनी चाहिए। यदि अनावश्यक चीजें, आप बहुत अनावश्यक चीजें पढ़ रहे हैं जिसका एग्जाम से कोई रिलेवेंट नहीं, आपको ये भी जानकारी नहीं कि परीक्षा में किस प्रकृति का प्रश्न आता है, तो आप अनावश्यक डाटा याद करते जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं उसके लिए जितनी भी मार्केट में बुक्स है, सारों के अंदर हमेशा डाटा नए नए फीड होते रहते हैं। 100% आप न तो प्राप्त कर सकते हो, न ही 100% के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। आपको अपने रैंक बढ़ाने के लिए यदि 60% की मेरिट रहती है तो आप 85% की तैयारी करिए, ताकि 10% मेरिट ऊपर जाए 70%, और 15% आप उससे भी ऊपर मार्जिन हो, ताकि आपको नींद भी चैन से आ सके। नहीं तो यदि मेरिट की लकीर पर आप होंगे तो फिर फकीर बन के घूमोगे, उस समय आपको नींद भी नहीं आएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसके लिए क्या करना है? एक बहुत जरूरी है कि आवश्यक चीज पढ़नी है।
अब इसके लिए आप जितनी भी थ्योरियां पढ़ोगे, बहुत सारी किताबों पढ़ोगे, बहुत सारे आपको पेज भरे हुए मिलेंगे, बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे, लेकिन आप पीछे के प्रश्न उठा के देखना, यदि आपने सही ढंग से इसको समझ लिया तो इससे बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर आएगा क्या? 5 प्रकार की जो ये डिसकंटिन्यूटी वो आपके सामने आ गई। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितने भाग है? 3 भाग, ये आ गए। 3 भागों के बारे में भी क्या क्या वो अपन ने पढ़ लिया। लिथोस्फीयर कितना है वो पढ़ लिया। दुर्बलता मंडल कहाँ पाया जाता है उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर ली। निम्न में से नीचे वाला कौन सा तरल पदार्थ है? क्रूड। बाह्य क्रूड तरल है, आंतरिक क्रूड ठोस है। ठोस किस कारण है? इसका कारण अपन ने पढ़ लिया कि वहां पर निफ है, यानी निकल और फेरस लोहे धातुएं पाई जाती है। इतनी इतनी गहराई है, इतना इतना घनत्व भी पढ़ लिया। ऊपर वाले भाग का घनत्व लगभग 3, मध्य वाले भाग का लगभग 5 और नीचे वाले भाग है उसका घनत्व लगभग 11 से 13। अब आपको ये पता है गहराई में घनत्व बढ़ता है 11 से 13, इसका मतलब ठोस भाग है नीचे वाला इसका 13 होगा और तरल भाग है इसका 11 होगा, क्योंकि नीचे जाएंगे तो घनत्व बढ़ता है। बस इसके अलावा और कोई भी चीज आपको पढ़ने की जानकारी नहीं है। इसके अलावा आपको और कोई चीज पढ़ने की जरूरत है नहीं। ये चीजें चर्चा की, इसके बारे में अगली क्लास होगी, तब तक के लिए इन चीजों का बहुत अच्छे से देखिएगा। फिर अपन इसके बारे में टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।